दोस्तों, हम एक इंसान को फरिश्तों की तरह से चाहते हैं, प्यार करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं और उनकी एक आरज़ू के लिए जीते हैं। और फिर ऐसा होता है कि वो शख्स हमारी निगाहों के सामने आ जाता है, पर उस वक्त क्या कि जब हम उन्हें पहचान न सकें, फिर तो सारी ज़िंदगी जैसे एक पछतावा सी बन जाती है। आज का ये वीडियो भी एक ऐसे ही वाक़े की तरफ है कि जहाँ पे एक एयरफोर्स ऑफिसर से रफ़ी साहब की साक्षात मुलाकात हुई। दोनों ने अच्छा खासा वक्त भी साथ में बिताया, लेकिन उसके बावजूद भी वो एयरफोर्स ऑफिसर रफ़ी साहब को पहचान नहीं पाए। और जब उनको पता चला कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे, तो सारी ज़िंदगी इसी अफसोस में जीते रहे। क्या है वो कहानी? आज मैं यही खूबसूरत सी कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। ये एक बड़ी ही अनटच सी कहानी है जिसका मुझे पता चला, और जैसे ही मुझे इल्म हुआ मैंने चाहा कि मैं ये खूबसूरत सी कहानी आप लोगों को पेश कर दूं, क्योंकि मेरी हर कहानी आप लोगों की अमानत है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। हमारे हर पोस्ट को, हमारे हर वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। तो आइए चलते हैं आज की उस खूबसूरत सी कहानी की तरफ, जहां मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ उस वक्त कि जब एक एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर से रफ़ी साहब की मुलाकात हुई। आइए देखते हैं वीडियो में। पठानकोट के एक फ्लाइंग ऑफिसर जब अपने किसी काम से आर्जी तौर पे बेंगलोर गए, तो अपने काम में वो लग गए, काम में लगे हुए थे। और जब उनका काम ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद उनकी वापसी का सफ़र था। काम चूँकि ख़त्म हो चुका था, लिहाजा वो एक बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में थे और वो अपने मेस की तरफ जा रहे थे। जो एयरफोर्स मेस था वहाँ पे वो था ट्रिनिटी चर्च के पास में। तो सड़क पे वो पैदल यूं ही टहलते हुए, कुछ सोचते हुए चले जा रहे थे कि अचानक उनके पास एक येलो मॉरिस माइनर कार आकर रुकी। उस गाड़ी के रुकते ही अंदर से जो शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और कहा कि हेलो यंग मैन, आप इसी तरफ जा रहे हैं, आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। ऑफिसर ने कहा कि नो सर, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, आप जहमत ना करें। उस आदमी ने फिर इंसिस्ट किया, करे भाई मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, आप किस तरफ जाएंगे? उन्होंने कहा मैं एमजी रोड की तरफ जा रहा हूं, मुझे ट्रिनिटी चर्च के पास जाना है, एफ मेस में। उस यूनिफॉर्म शख्स को देखकर जो अंदर शख्स बैठा हुआ था, उसने बड़ी मोहब्बत से फिर कहा एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कि भाई मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं, आइए ना साथ चलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी, थोड़ा वक्त मेरा भी कट जाएगा। न जाने क्यों उस शख्स के चेहरे में क्या बात थी और उसकी मुस्कुराहट में वो क्या जादू था कि वो ऑफिसर इनकार नहीं कर सके। मैं अब इस कहानी को आगे उस ऑफिसर की ज़बानी ही बयान करता हूँ कि जब उन्होंने मुझे देखा और फिर से कहा कि आप बैठ जाइए गाड़ी में, हम दोनों साथ चलते हैं, तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका और मैं दरवाज़ा खोलकर उनके बाजू में बैठ गया। उन्होंने बहुत ही हल्की रफ्तार से गाड़ी को शुरू कर दिया और हल्के हल्के चलते गए। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ बेंगलोर में कैसे? तो मैंने बताया कि मेरी पोस्टिंग तो पठानकोट में है एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, लेकिन यहाँ पे मैं अपने कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए आया था और काम मेरा ख़त्म हो चुका है, कल मैं यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि मेरी मुलाकात एक इतने अच्छे यंग फ्लाइंग ऑफिसर से हुई। गाड़ी अपनी रफ्तार से जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक फिल्म पोस्टर पे पड़ी। मैंने देखा तो अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि आप फिल्में देखते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मैं हिंदी गानों का बड़ा शौकीन हूँ और हिंदी गाने बड़े शौक से सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप गाने सुनते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, मैं गाने तो सुनता हूँ शौक से। तो आप किसे पसंद करते हैं? उन गुलकारों में आप किसकी आवाज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसकी गायकी को ज़्यादा पसंद करते हैं? तो मैंने कहा कि मैं लता मंगेशकर जी का बड़ा फ़ैन हूँ, मैं लता जी के गाने बड़े शौक से सुनता हूँ और मेल सिंगर्स में मोहम्मद रफ़ी साहब के मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और उनके गानों को मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कोई ऐसा नगमा जो आपको बहुत पसंद हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कई नगमे हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। एक तो चूँकि मैं फ़ौजी हूँ तो मुझे फ़ौजी गाने ही ज़्यादा पसंद आते हैं। एक तो है उनका गाया हुआ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, मुझे ये गीत उनका बहुत पसंद है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जी अच्छा। और
मैंने कहा कि और भी यूँ तो कई गाने हैं, जैसे कि एक गाना और भी है उनका जो कि फिल्म, वो भी कुछ फौजी सी फिल्म थी और उसमें वो था कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गाना मुझे बहुत इंस्पायर करता है और जब मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ़ होती है या कोई टेंशन होती है तो मैं ये गाना ज़रूर सुनता हूँ और इस गाने को सुनकर मैं रिलैक्स्ड हो जाता हूँ। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को उन्होंने खामोशी से सुना। मैंने कहा कि एक गाना मुझे और भी याद आ रहा है लेकिन उसके बोल मुझे याद नहीं है। वो भी कुछ वार पे बनी हुई फिल्म थी और उसमें कुछ सीक्वेंस ऐसा था कि जो फौजी है वो उसकी महबूबा उसे रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से वो फ्रंट पे चला जाता है और फ्रंट पे जाने के बाद बड़े ही दुख में बहुत ही गमंगेज तरीके से वो एक गाना गाता है कुछ, लेकिन वो बोल मुझे इस वक्त याद नहीं है। अगर आपके जहन में वो उस तरह की कोई सीक्वेंस का गाना हो तो मुझे बताइएगा। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्के से सर को हिला कर रह गए। गाड़ी हल्की रफ्तार से आगे की तरफ जा रही थी। अचानक मैंने नोटिस किया कि वो एक गीत गुनगुना रहे हैं और ये वही गीत है जो मैंने कहा कि जिसके बोल मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। मैं तो हैरत में पड़ गया। मैंने कहा कि सर आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि ये गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था बिल्कुल आपकी आवाज़ और अंदाज बिल्कुल उनकी तरह है, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। वो फिर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने कहा कि अच्छा, और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहा कि अच्छा भाई तो और भी तो आप लोगों के गाने सुनते होंगे। तो मैंने कहा कि जी हाँ, मैं मन्ना डे जी, किशोर कुमार साहब, तलत महमूद जी, मुकेश जी, इन सभी लोगों के गाने सुनता हूँ, लेकिन मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने कहा कि खुशी की बात है। गाड़ी रफ्ता रफ्ता MG रोड की तरफ बढ़ रही थी और हम लोग इसी तरह से हल्की फुल्की बातें करते चले जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक वाक़या याद आया। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ज़रूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये बात 1967 से पहले की है कि जब फिल्म दोस्ती आई थी। आपने फिल्म दोस्ती के गाने सुने हैं? तो उन्होंने कहा क्यों, दोस्ती के गानों में कोई ख़ास बात थी? कहा नहीं, मुझे उस फिल्म के गानों के हवाले से एक कहानी याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि मराठा मंदिर में एक प्रोग्राम होने वाला था और हॉल खचाखच भरा हुआ था और लोग अपने चीफ गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन चीफ गेस्ट साहब को काफ़ी देर हो रही थी। शायद वो ट्रैफिक वगैरह में फंसे हुए होंगे। उकता कर पब्लिक आहिस्ता आहिस्ता खड़ी होने लगी और जाने के लिए तैयार होने लगी। जब कुछ पब्लिक गेट की तरफ बढ़ी तो अचानक उनके ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से एक गीत गूंजा जो कि फिल्म दोस्ती का था, रफ़ी साहब की आवाज़ में, जाने वालों ज़रा मुड़कर देखो मुझे, मैं एक इंसान हूँ। इस तरह से जो गाना था, तो वो गाना जब बजने लगा तो रफ़ी साहब की वो गंभीर सी और वो असर में डूबी हुई आवाज़ जब स्पीकर से निकली तो सारे के सारे लोग जो जा रहे थे गेट की तरफ जाने के लिए खड़े हो चुके थे, वो वापस अपनी सीट पे आके बैठ गए। जाने वालों जरा मुड़ के देखो। ये था रफ़ी साहब की आवाज़ का कमाल और यही वजह है कि मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कभी रफ़ी साहब को यह पता चले कि उनके चाहने वालों में आप जैसे फ़ैन हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। वैसे मेरा ख्याल है कि वो आपका मेस है ना, एयरफोर्स मेस, ट्रिनिटी चर्च, शायद आपकी मंजिल आ गई। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा जी सर मेरी मंजिल आ गई। उन्होंने गाड़ी रोक दिया और कहा कि बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और अगर रफ़ी साहब को कभी ये पता चल जाए कि उनके चाहने वालों में से आप जैसे चाहने वाले हैं तो उनको भी बड़ी खुशी होगी। फिर उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। मैं अपने मेस की तरफ चला गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। दूसरी सुबह चूँकि मेरी रवानगी थी तो उस रवानगी के वक्त मैं यूं ही ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर रहा था और इंतज़ार करते करते मैंने न्यूज़ स्टैंड से एक डेक्कन हेराल्ड न्यूज़पेपर उठा लिया। उठा के मैं पढ़ने लगा और मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरे सामने फ्रंट पेज पर एक बॉक्स में एक तस्वीर थी और वो तस्वीर उन्हीं की थी जिनके साथ मैं इतनी देर तक येलो मॉरिस माइनर में बैठा हुआ था, उनसे बातें कर रहा था।
ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे। मोहम्मद रफ़ी साहब बजाते खुद मेरे साथ थे, मुझसे बातें कर रहे थे, उन्होंने मुझे गीत सुनाया। और मेरी बदकिस्मती ये कि मैंने कभी पहले उनको देखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी थी और मैं उनको पहचान नहीं सका। वो फरिश्ता मेरे सामने था, मैं उनके पास बैठा हुआ था, मैं अपनी बदकिस्मती को कोस रहा था। और फिर मैंने देखा कि उस पर जो सुर्खी लगी थी, कल शाम मोहम्मद रफ़ी साहब एक अवार्ड के सिलसिले में बेंगलोर आए थे। और न्यूज़ भी तो कुछ यूँ थी कि कल मशहूर हमारे मुल्क के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब एक अवार्ड को लेने के सिलसिले में बेंगलोर आए हुए थे। ये अवार्ड उन्हें दिया जाना था कन्नड़ फिल्म फ्रैटर्निटी की तरफ से, और ये एक मॉनेटरी अवार्ड था जिसे रफ़ी साहब लेने के लिए आए थे। लेकिन ये बड़ी हैरत की बात है कि जब ऑर्गेनाइज़र ने उन्हें जो गाड़ी प्रोवाइड की थी वेन्यू तक जाने के लिए, रफ़ी साहब ने उस गाड़ी को लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने साथ के लोगों को तो वेन्यू भेज दिया ऑर्गेनाइज़र की गाड़ी से, लेकिन ख़ुद उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त हैं यहाँ, मैंने उनसे उनकी गाड़ी मंगवाई है, मैं उनकी गाड़ी को खुद ड्राइव करके बेंगलोर की सड़कों को देखता हुआ मैं वार्था रोड जाऊँगा। चलिए साहब, रफ़ी साहब ने अपने दोस्त की वो गाड़ी मंगवाई थी, वो पीली रंग की मॉरिस माइनर थी, जिसको रफ़ी साहब खुद ड्राइव करते हुए वेन्यू की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उनकी मुलाकात इस ऑफिसर से हुई थी। मज़े की बात यह कि न्यूज़ में आगे ये भी बताया गया कि रफ़ी साहब आए और उनके शायकीन उन्हें देखकर तो पागल हो उठे। उसके बाद उन्होंने उस अवार्ड को रिसीव किया, लेकिन रिसीव करने के बाद उन्होंने ऑर्गेनाइज़र से इस बात की दरख्वास्त किया कि ये जो मॉनेटरी अवार्ड है ये यहाँ के स्कूल फॉर ब्लाइंड के लिए मैं दे रहा हूँ, ये सारी रकम वो उन ब्लाइंड बच्चों की तरवीज के लिए, उनकी फलाह के लिए मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये थे रफ़ी साहब। इतनी बदकिस्मती थी मेरी कि मैं रफ़ी साहब को न पहचान सका और न उनके करीब जा सका। उसके बाद रफ़ी साहब तो चले गए, मैं भी वापस पठानकोट आ गया, फिर अपनी जिम्मेदारियों में लग गया। और बहुत ही चाहत के बावजूद फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं ज़िंदगी में कभी भी रफ़ी साहब के पास जा सकूं और उन्हें याद दिला सकूं कि मैं वही हूं जो आपके साथ उस दिन येलो मॉरिस माइनर में थोड़ी देर तक सफ़र किया था। ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है, वक्त आगे बढ़ जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन आज तक ये अफसोस मेरे दिल में है कि मैं अपने फरिश्ते को अपने सामने देख कर भी पहचान नहीं सका। ये थी वो कहानी उस फ्लाइंग ऑफिसर की कि जिन्होंने ये वाक़या बयान किया था। ये वाक़या बेंगलोर के एक पेपर में छपा था और उस पेपर से मुझे हमारे एक बहुत ही पुराने मित्र हैं जिन्होंने ये वाक़या मुझे बताया और डेक्कन हेराल्ड का ये जिक्र किया कि उसमें रफ़ी साहब की वो पूरी तस्वीर और वो पूरे अवार्ड की जो दास्तान थी, जो तफसील थी, वो भी छपी थी। मैं आपके सामने मुआज़रत के साथ, चूँकि बहुत पुरानी बात है, वो पेपर की कटिंग तो पेश नहीं कर सकता, लेकिन ये कहानी बिल्कुल मुसद्दिक़ा है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। लिहाजा आप लोग इस कहानी में ये देखें कि रफ़ी साहब का मिजाज, उनकी तबीयत, उनकी मोहब्बत कितनी आला दर्जे की थी। रफ़ी साहब की बहुत सारी खूबसूरत बातों में आज मैं ये बात शामिल कर रहा हूँ और अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ अपने तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।